नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी समीर, निधि और प्रीति। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो ओमान से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पीएम मोदी को वहां ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ओमान के सुल्तान ने पीएम मोदी को ये सम्मान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की, संवाद किया छात्रों से, और भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ओमान के साथ भारत के संबंधों का जिक्र किया। ओमान के सुल्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री ओमान में इस वक्त हैं। इससे पहले इथियोपिया में थे। इथियोपिया में ग्रेट ऑनर उन्हें दिया गया था, वहां पर भी उन्हें सम्मानित किया गया था। और अब ओमान में ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान से प्रधानमंत्री को नवाजा गया है। इससे पहले वो जॉर्डन पहुंचे थे, जॉर्डन के बाद इथियोपिया और अब ओमान। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां मकान मालकिन की हत्या कर दी गई। अभियुक्तों ने खुद किराया देने के लिए मकान मालकिन को बुलाया और मकान मालकिन दीपशिखा के पति को किया गया फोन। 6 महीने का 90,000 रुपया जो बकाया था वो देने का वादा किया गया। पति के बाहर रहने की वजह से दीपशिखा किराया लेने के लिए पहुंची थी और उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। आपको सुनाते हैं दीपशिखा की हत्या के बाद आरोपी अजय गुप्ता, उसकी पत्नी आकृति ने कैमरे के सामने कैसे हत्या की बात कबूल की। निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। इट्स ओके, अब बात मत बढ़ाओ। कब की बात है? कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा चुन्नी। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया, इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थे, हम साथ थे। आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे हाथ उठाए। मैं पुलिस में उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर। के औरा सिमोरा सोसाइटी में एक कपल ने किराए पर घर लिया और पिछले 6 महीने से घर का किराया नहीं दिया। जब मकान मालिक किराया मांगने गया तो वो टाल देता था। इस बीच मकान मालकिन किराया मांगने अपने किराएदार के यहाँ पहुंची तो किराएदार ने उनकी हत्या ही कर दी। शव के टुकड़े कर दिए, टुकड़ों को बैग में भर दिया और बेड के नीचे छुपा दिया। उधर मकान मालकिन के घर वाले उनकी तलाश करने लगे। सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल की गई तो सामने आया कि वो शाम के समय अपने किराए वाले फ्लैट में जाती हुई दिखी, लेकिन वापस नहीं आई। इसके बाद किराएदार के घर की तलाशी ली गई तो बेड के नीचे रखे सूटकेस से शव बरामद कर लिए गए। इस दौरान अभियुक्त ने भागने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता हैं। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई उनमें लाई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। और अजय गुप्ता अपनी पत्नी आकृति के साथ तकरीबन 8 महीने से किराए पर रह रहे थे। इनकी मकान मालिक के साथ अक्सर किराए को लेकर तकरार होती रहती थी। बुधवार को भी दीपशिखा किराया लेने गई थी, काफी देर तक नहीं लौटी तो मेड को शक हुआ और वो भी वहां पर पहुंच गई। तब जाकर हत्या का खुलासा हो सका। मेड ने यहाँ पर कुंडी लगा दी और उसके बाद शोर मचाया तो आसपास के लोग आए और उन्हें भागने से यहाँ पर रोक लिया गया। पुलिस को भी कॉल की गई और जब पुलिस ने सूटकेस खोल कर देखा तो होश फाख्ता हो गई, क्योंकि उसके अंदर दीपशिखा थी जो कि इसकी ऑनर थी और उसी का जिसका डर था मेड को कि कुछ उनके साथ घटित ना हुआ हो, वही हुआ। और पता ये लगा कि अजय गुप्ता और उनकी जो पत्नी है आकृति गुप्ता, जो उनके किराएदार थे, काफ़ी महीनों से यहाँ रह रहे थे, किराया नहीं दे रहे थे, उन्होंने ही मर्डर किया है। ऑटो भी मंगवाया था। अच्छा। हाँ, तब मैंने कह के कहाँ जा रही हो, कह के देखो मुझे शॉपिंग भी करना, कमल अमल भी लेना और मेरे को है ना अटैची घर भी जाना है। मैंने कहा कि जब तक मैम नहीं मिलेगी तब तक जाने नहीं दूँगी।
मैं कि अटैची लो और चलो। और उसके बाद ऑटो में से वो अटैची लेकर फिर लिफ्ट में दोनों को साथ में ऊपर गई हूँ। और इधर जौनपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। जौनपुर में इंजीनियर बेटे ने मां बाप की हत्या की है। मुस्लिम बहू को स्वीकार नहीं करने पर यह हत्या की गई है। आरी से काटकर मां बाप की हत्या कर 6 टुकड़े किए हैं। शवों के टुकड़े बोरे में भरकर नदी में फेंके भी गए हैं। शवों को ठिकाने लगाने के बाद वाराणसी में किया गंगा स्नान। कोलकाता की ब्यूटी पार्लर संचालिका से की थी लव मैरिज। इंजीनियरिंग कर रहे इस छात्र ने अम्बेश की 4 साल की बेटी और 1.5 साल का बेटा भी है। मुंबई पुलिस ने जब्त की है लैम्बोर्गिनी कार। 250 किलोमीटर की रफ्तार से चलाने का वीडियो वायरल हुआ था इस कार का। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर कार चलाई जा रही थी। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। खार वेस्ट निवासी फैज ने चलाई थी तेज रफ्तार में कार। ट्रैफिक रूल्स हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कई बार लोग इन नियमों को तोड़कर न सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल देते हैं। ऐसा ही कुछ वाकया मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर हुआ, जहां एक शख्स लैम्बोर्गिनी उरूस कार को बेहद तेज रफ्तार से चलाता नजर आया। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। लेकिन देखिए कैसे कार चालक ने रील बनाने के फितूर में गाड़ी को 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान कार चालक का दोस्त वीडियो बनाता रहा। फिर कार चालक ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को अपलोड कर दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस लैम्बोर्गिनी उरूस कार को जब्त कर लिया था। साथ ही ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ड्राइवर की पहचान खार वेस्ट निवासी फैज के रूप में हुई है, जो पेशे से एक कार डीलर है। कार का मालिक अहमदाबाद का रहने वाला है, जिसने कुछ समय के लिए कार फैज अदनवाला को दी थी। और नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। रेल की पटरियां ट्रेन चलने के लिए होती हैं, वहीं गाड़ियों के लिए सरकार ने सड़कें बनाई हैं। लेकिन स्टीयरिंग थामने वाला ड्राइवर अगर संवेदनशील न हो तो वो गाड़ी को कहीं भी पहुंचा सकता है। इंटरनेट पर नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें थार चला रहे ड्राइवर ने गाड़ी को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर घुसा दिया। ट्रेन के आने वाले स्थान पर थार को खड़ा देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। लोगों ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया है, जिससे ये वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। वाकई इस तरह किसी गाड़ी का रेलवे स्टेशन के अंदर पटरियों पर घुस जाना अजीबोगरीब के साथ एक खतरनाक घटना है। पुलिस अब इस दुर्घटना की जांच में जुट गई है। रिपोर्ट के अनुसार यह घटना 16 दिसंबर 2025 को रात करीब 11 बजे की है, जब नागालैंड नंबर की थार रेलवे स्टेशन की पटरियों पर पहुंच गई। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। अमरोहा में किसान नेता ने NH9 पर स्टंटबाजी कर यातायात बाधित कर दिया। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अब कार्रवाई कर रही है। लग्जरी कारों के काफिले का यह वीडियो यूपी के अमरोहा का है, जहां नेशनल हाईवे 9 पर गाड़ियां स्पीड से बढ़ती नजर आईं। कार की खिड़की से किसान नेता और उनके कई समर्थक बाहर लटक कर हवा में हाथ लहराते हुए खतरनाक स्टंट करते नजर आए। नेताजी के समर्थक जोर जोर से नारे लगाते रहे और नेताजी स्टंट करते रहे। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में गाने भी डाले गए। गाड़ी और स्टंटबाजी के चलते हाईवे पर ट्रैफिक बाधित रहा और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन और पुलिस पर रौब जमाने के मकसद से हाईवे पर किसान नेता और उनके समर्थकों ने खतरनाक स्टंट किए। वायरल वीडियो भारतीय किसान यूनियन अम्बेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी का है, जिसे उन्होंने अपने फेसबुक आईडी पर भी पोस्ट किया है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन और पुलिस भी हरकत में आई। अधिकारियों के कहना है कि वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यूपी के रायबरेली से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक मरीज की अस्पताल में मौत हो गई। मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों ने खूब हंगामा किया। रायबरेली शहर का जेल रोड इलाका, इसी अस्पताल में दीपक गुप्ता नाम के एक युवक का ऑपरेशन हुआ।
लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। डॉक्टर ने दीपक को लखनऊ रेफर कर दिया, लेकिन अफसोस लखनऊ में दीपक की मौत हो गई। जैसे ही दीपक का शव वापस लाया गया तो नाराज परिजन रायबरेली के उस अस्पताल के पास पहुंच गए जहां उसका ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद जमकर पत्थरबाजी की गई, अस्पताल में तोड़फोड़ की गई और सड़क को जाम कर दिया गया। इन तस्वीरों को देखकर हालात का आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। आरोप है कि इस अस्पताल के डॉक्टरों ने एक साथ 2 ऑपरेशन कर दिए। हम चाह रहे हैं कि ताला बंद हो। यहाँ 3-4 बार हो चुका है, लाइसेंस ले लेके चला रहे हैं नए नाम से, ये बंद होना चाहिए। पैसे वाली भी बात, पैसे के लिए भी कहा कि ऑफर ये लोग देने के लिए इन लोगों को कह रहे थे कि हम मदद करेंगे, सब करेंगे। और जो डॉक्टर साहब जो ऑपरेशन किए हैं लखनऊ से, वो हमको धर्मवीर सिंह, वो बराबर फोन पे धमकी दी, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। 22 साल के दीपक गुप्ता के साथ जो कुछ हुआ वो घटना बताती है कि अगर डॉक्टर ऐसी लापरवाही करने लगे जैसे किसी मरीज की जान चली जाए, तो फिर ऐसे मरीज अपनी बीमारी के इलाज के लिए कहाँ जाए। साउथ की एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भीड़ में फंस गई। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में वो शामिल हुई थी। आने वाली फिल्म द राजा साहब के गाने के लॉन्च इवेंट में वो पहुंची थी। कार्यक्रम से निकलने के दौरान भीड़ ने निधि को घेर लिया और वो वहां फंस गई। बाउंसर्स ने बहुत मशक्कत के बाद एक्ट्रेस को इस भीड़ से बाहर निकाला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं निधि अग्रवाल की। यहाँ पर लॉन्च इवेंट के लिए पहुंची थी अपने गाने के, लेकिन देखिए किस तरह से भीड़ के बीच फंस गई और जद्दोजहद करनी पड़ी। जो बाउंसर्स उनके साथ मौजूद थे उन्हें भी कड़ी मशक्कत के बाद ही उन्हें वहाँ से बाहर निकाला जा सका। देखिए किस तरह से वो यहाँ से भीड़ से वो मुश्किल तमाम बाहर निकली। हैदराबाद का यह मंजर कितना खौफनाक था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। हजारों की भीड़ नजर आ रही है। भीड़ में एक्ट्रेस निधि अग्रवाल असहाय सी देखी जा सकती हैं। यहाँ तक उनके कपड़े तक फट गए। जैसे तैसे खुद को संभाला और बाउंसर के साथ कुछ लोगों की मदद से कार तक पहुंच पाई, जिसके बाद एक्ट्रेस निधि अग्रवाल ने राहत की सांस ली। हालांकि कार में बैठने के बाद भी निधि अग्रवाल डरी और सहमी हुई नजर आई। बता दें कि निधि अग्रवाल ने अपने करियर की शुरुआत 2017 में हिंदी फिल्म मुन्ना माइकल से की थी। इस फिल्म में उन्होंने टाइगर श्रॉफ के अपोजिट काम किया था। इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा में कदम रखा। उनकी पहली तेलुगु फिल्म व्यवसायची थी। वहीं उन्हें खास पहचान मिली आई स्मार्ट शंकर से। इसके अलावा उन्होंने तेलुगु फिल्म हरिहर वीरा मल्लू और तमिल फिल्म ईश्वरन में भी काम किया। अब वो हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब में नजर आएंगी। इसमें प्रभास और निधि अग्रवाल के अलावा संजय दत्त, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार भी हैं। ये फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाइयों और नकली कॉस्मेटिक्स क्रीम बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। मामले में एक अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के शिकंजे में दिख रहे इस शख्स का नाम प्रमोद गुप्ता है, जो पिछले 30 सालों से नकली दवा बनाने का काम कर रहा था। इसे दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। प्रमोद गुप्ता बेटनोवेट सी नाम की नकली क्रीम बनाता था। इसकी निशानदेही पर दिल्ली के बिजवासन से उसकी फैक्ट्री पर रेड की गई। पुलिस ने फैक्ट्री से पैकेजिंग का सामान, नकली दवाइयां, क्रीम बनाने वाली मशीन बरामद की है। हमें काफ़ी भारी मात्रा में रॉ मटेरियल मिला है। आपको बता दूं करीब 600 किलो स्टेरिक एसिड मिला है, जिससे करीब 50,000 ट्यूब्स बेटनोवेट की बनाई जा सकती है। जो रॉ मटेरियल तैयार किया था इस व्यक्ति ने पहले, बेटनोवेट सी, वो जब इसके साथी पकड़े गए तो इसने करीब 25 कार्टन, करीब 20 से 25,000 ट्यूब्स रहे होंगे उसमें, वो इसने जला दिया अपनी फैक्ट्री पर। बट वो बर्न्ड रॉ मटेरियल के सैंपल्स हमने कलेक्ट कर लिए। इससे पहले गाजियाबाद से नकली दवा फैक्ट्री चलाने वाले 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया था, जिनसे मिले इनपुट के बाद ही दिल्ली से प्रमोद गुप्ता की गिरफ्तारी हो पाई है। और आपको बता दें, बड़ी खबर है, आज ही राज्यसभा से पास होगा जी राम जी बिल। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त दिया गया है। हंगामे के बीच लोकसभा से बिल पास हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान के बोलने के दौरान बिल की कॉपी तक फाड़ी गई थी। 4 से 5 सांसद वेल में महासचिव की चेयर के पास पहुंच गए थे और हंगामा करने लगे थे। को समृद्ध करने का काम। ये तस्वीर उस वक्त की है जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी राम जी बिल पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। मोदी जी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर कृषि मंत्री की ओर उछाली। सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूँ, एक सपना। हंगामे के बीच कृषि मंत्री ने अपना संबोधन जारी रखा। ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो।
और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंच निष्ठाओं में गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्थान दिया है। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। विपक्षी सांसदों के रवैये से स्पीकर बेहद नाराज हुए। आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। लोकसभा से जी राम जी बिल पास होने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि इससे मनरेगा खत्म होने जा रहा है। उन्होंने विपक्षी सरकारों से इस बिल का विरोध करने की अपील भी की। इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं, खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज़्यादा स्कीम की ज़रूरत है। और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोज़गार था उसका सहारा था। तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। आज नितिन गडकरी से मिली प्रियंका गांधी। वायनाड की सड़क के मुद्दे पर उनकी मुलाकात हुई थी। पहले लोकसभा में प्रियंका गांधी ने वक्त मांगा था। प्रियंका ने कहा कि जून से अपॉइंटमेंट मांग रही हूं, लेकिन मिल नहीं रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी और नितिन गडकरी की मुलाकात हुई। May I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है। अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। प्रियंका गांधी ने अपनी संसदीय सीट वायनाड की सड़कों को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात का वक्त मांगा। गडकरी ने उन्हें फौरन मिलने को कहा। गडकरी के बयान के बाद सदन में ठहाके गूंजे। May I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है। अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। सदन की कार्यवाही के बाद गडकरी से मिलने प्रियंका उनके ऑफिस पहुंची और अपनी बातें उनके सामने रखी। मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी को चावल की बनी डिश परोसी गई। संसद में जब सत्ता और विपक्ष के बीच सिर्फ तकरार का शोर सुनाई देता हो, उस वक्त ऐसी तस्वीरें बताती हैं कि संवाद से हर विवाद का हल निकल सकता है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का ऐलान किया है। योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। इस मौके पर सीएम ममता बनर्जी ने क्या कहा, देखिए। Now Gandhiji name is not there. I am really sorry. I am same. I am feeling same. Father of the nation. Narega program in the name of Gandhiji. Now the bill came. Gandhiji's name won't be there. I cannot blame anybody except me because I belong to this country. I am feeling same. Because we are forgetting even father of the nation. So we have started this scheme, Karmosri. This scheme's name will be changed, Mahatmaji schemes. There also we give 75 days to 100 days job. We have created so many mandates. We are not the beggars. We only want respect, nothing else. If you don't give respect to Mahatma Ji, we will give respect. और प्रदूषण और कोहरे की वजह से लखनऊ में कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच रद्द हो गया। आज इस मुद्दे पर संसद के गलियारों में भी चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर जब बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से मिले तो उन्होंने इस सीजन में मैच केरला में कराए जाने चाहिए, ऐसा कहा।
हाँ देखिए राजीव जी, मैं कह रहा था कि ये जनवरी में नॉर्थ इंडिया में मैच शेड्यूल करने के अलावा आइए केरला। नहीं वो केरल बात नहीं है, लेकिन ये शेड्यूलिंग में ध्यान देना पड़ेगा कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक बिल्कुल जो है मैचेस, वो अगर नॉर्थ इंडिया मैच किया जाए तो अच्छा, आगे ध्यान में रखेंगे। केरल को तो मिलते, ये तो रोटेशन पॉलिसी है तो मिलेगा। लेकिन आप इस पीरियड में दिसंबर 15 से जनवरी सारी जगह मैच थोड़ा केरल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। यही अच्छा होगा ना हमारे लिए, अच्छी बात है, धन्यवाद। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष पर अखिलेश यादव का बयान, नियुक्ति में बीजेपी ने पीडीए का अपमान किया। अखिलेश ने कहा कि 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, 7 बार के सांसद को यूपी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। पांच बड़ा या 7 विधायक बड़ा के सांसद, राज्य बड़ा या केंद्र, राज्य सरकार का मंत्री बड़ा कि केंद्र सरकार का मंत्री बड़ा। तो सोचिए 5 बार के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बताओ पीडीए का कितना बड़ा अपमान किया इन्होंने, पीडीए का कितना अपमान है, सोचिए आप। फिर तुम बोले तुम अपने पड़ोसी को काटने के लिए बैठाया उन्हें, जिन्हें वो हटा नहीं सकते, जिन्हें हटाने में नाकाम हो गए हैं, उनका कद काटने के लिए बैठाया उन्हें। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने अहम बैठक बुलाई है। बिहार के बीजेपी सांसदों के साथ शाम 6 बजे ये बैठक होगी। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के घर पर होगी ये अहम मीटिंग। शाम 7 बजे यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ भी मुलाकात करेंगे। कमलेश पासवान के घर पर यूपी के सांसदों के साथ उनकी ये बैठक होने वाली है। और बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की नियुक्ति को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने टीवी9 भारतवर्ष के समिट में बताया कि वो खुद युवा अध्यक्ष चुने जाने के हक में थे। जब ये प्रक्रिया आज से 3 महीने पहले शुरू हुई, हमारे यहाँ कुछ 10-15 जो प्रमुख नेता थे, उन सबसे एक एक करके बुला के पूछा कि बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या विचार है। किसने क्या कहा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अलग अलग से वन टू वन बात हो रही थी। तो मैंने ये कहा कि देखिए, आपको अध्यक्ष बनाना तो एक थोड़ा सा कम एज के व्यक्ति को, 55 साल के आसपास के व्यक्ति को बनाना चाहिए। कहने लगे नहीं आपके बारे में क्या। मैं कहा मैं 71 साल का हो गया हूँ, मेरे से कितनी अपेक्षा आप करते हो। कुल मिला के ये काम एक बहुत एनर्जेटिक आदमी का भी होता है, आयु भी रहनी चाहिए, यानी यंग आदमी होना चाहिए, सारे देश में घूमना चाहिए। आपके लिए भी ये जब नाम अनाउंस हुआ तो आपके लिए भी सरप्राइज थी या आपके लिए आपको मालूम? नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हुआ इससे कि मेरी सरप्राइज। प्रसन्न तो नहीं, सरप्राइज है ना, नाम को लेकर के तो विचार आता ही है कि कोई नाम पहले सुना हुआ तो कहीं ऐसा नहीं आया था कि ये जाके बनेंगे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का अपना एक विचार रहता है। और जो हमको जानकारी मिली है, सैकड़ों लोगों के ऊपर विचार किया, कोई 1-2-4 नामों पर नहीं। और अगर आपको भी हाल ही में किसी एयरलाइन कंपनी से नौकरी का ईमेल आया है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप भी साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की शादरा साइबर पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और एयरलाइन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े फर्जी जॉब रैकेट का पर्दाफाश किया। साथ ही गैंग के मास्टरमाइंड रोहित मिश्रा को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस को रितु सिंह नाम की एक युवती ने साइबर थाने में शिकायत दी थी कि उसे एयरवेज विस्तारा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगा गया। ठगों ने पहले ईमेल किया, उसके बाद मैसेज किए, प्रोसेसिंग फीस, यूनिफॉर्म और दूसरी औपचारिकताओं के नाम पर उससे पैसे वसूल किए गए। अभियुक्त के पास से मोबाइल फोन, फर्जी लेटर, QR कोड और डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, तकनीकी सर्वेलेंस और डिजिटल फुटप्रिंट्स की मदद से पुलिस ने अभियुक्त की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद गाजियाबाद के आदित्य वर्ल्ड सिटी से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रोहित मिश्रा पहले भी ठगी के मामलों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी और जालसाजी के कई केस दर्ज हैं।
और फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े नामों में शामिल लियोनेल मेसी पहली बार वंतारा पहुंचे। इस दौरान उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और मेसी का एक ऐसा अवतार दिखा जो आज से पहले आपने शायद नहीं देखा होगा। फुटबॉल की दुनिया के दिग्गज लियोनेल मेसी जब पहली बार वंतारा पहुंचे तो भारतीय रीति रिवाज से उनका भव्य स्वागत हुआ। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच पूरा माहौल भक्ति में डूबा नजर आया। इस दौरान मेसी के साथ अनंत अंबानी और राधिका अंबानी भी मौजूद रहे। तीनों ने साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। अनंत और राधिका अंबानी के साथ मेसी ने शिवलिंग पर दूध से अभिषेक किया। वहां मौजूद सभी लोग आस्था के इस पल में पूरी श्रद्धा से शामिल दिखे। मेसी पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में सराबोर दिखे। ओम के जाप के साथ ध्यान लगाया और शांति के इन पलों को महसूस किया। कुछ समय के लिए मेसी खेल की दुनिया से बाहर निकलकर साधना में लीन नजर आए। वंतारा में ये पल मेसी और भारत के बीच आध्यात्मिक जुड़ाव की एक खास तस्वीर बन गई, जहां उन्होंने पूजा पाठ की, आराधना की और भक्ति में डूबे दिखे। और सऊदी अरब ने 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया है। यूएई ने 6,000 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस लौटाया है। अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकाला है। पश्चिम एशिया में पाकिस्तानी भिखारी फैले हुए हैं। यूएई ने पाकिस्तानी वीज़ा लगभग बंद कर दिया है। देखिए 90% जो पकड़े जाते हैं भिखारी वो पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तानी भिखारियों का खाड़ी देशों को छोड़ने का सिलसिला जारी है क्योंकि यहाँ से उन्हें निकाला जा रहा है। सऊदी अरब ने 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस भेज दिया है। यूएई ने 6,000 पाकिस्तानी भिखारियों को लौटाया और अजरबैजान में भी 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को वहाँ से बाहर निकाला गया है। यूएई ने पाकिस्तानी वीज़ा भी लगभग बंद कर दिया है क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग वीज़ा लेकर आकर इस तरह की बड़ी संख्या में भिखारी बन जाते हैं। दुनिया भर के देशों में पाकिस्तानी भिखारियों की संख्या बढ़ी है। पश्चिम एशिया में पाकिस्तानी भिखारी हर जगह फैले हुए हैं। भिखारी नेटवर्क की वजह से अपराध में भी बढ़ोतरी हो रही है। इन जगहों पर उम्रा वीज़ा भी दुरुपयोग करते हैं पाकिस्तानी, ऐसा कहा जा रहा है। मक्का मदीना में भीख मांगने की शिकायत पाकिस्तानी भिखारियों की रही है कि वहाँ बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हैं जो भिखारी के तौर पर रहते हैं। 90% पकड़े गए भिखारी पाकिस्तानी ही हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। माननीय शब्द पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। नौकरशाहों के लिए माननीय शब्द ठीक नहीं है, यह कहा है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व से इस बाबत हलफनामा मांगा है। किस कानून के तहत अपर आयुक्त अपील को माननीय कहा गया, यह पूछा हाईकोर्ट ने। न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने योगेश शर्मा नाम के व्यक्ति की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। भारत आज न केवल स्वदेशी हथियार और रक्षा उपकरण बनाने में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है बल्कि अब उनका निर्यात भी कर रहा है। आने वाले 5 सालों में भारत से रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। देखिए खास रिपोर्ट। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया विजन ने डिफेंस प्रोडक्शन को जबरदस्त बूस्ट दिया है। भारत के हथियारों की मांग अब विदेशों में भी बढ़ रही है। ब्रह्मोस, पिनाका, तेजस जैसे हथियारों की खरीद के लिए कई देश आगे आए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2029-30 तक भारत का रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। 2024-25 में डिफेंस प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, जो 2014-15 के मुकाबले 174% ज्यादा है। 2014-15 में भारत 46,000 करोड़ का रक्षा उत्पादन करता था। 2029-30 तक सालाना रक्षा प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 25,000 करोड़ के डिफेंस गुड्स का निर्यात किया था। अगले 10 साल में भारतीय नेवी में 10 स्वदेशी जहाजों को कमीशन किया जाएगा। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए 25,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में निजी क्षेत्र की भागीदारी ने उसे बड़ी रफ्तार दी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में एमएसएमईज की बड़ी भूमिका रही। ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक बनाने में एमएसएमई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नीतीश के हिजाब वाले वीडियो पर नया विवाद हो गया है। महिला के नौकरी से इनकार पर बोले हैं गिरिराज, रिफ्यूज करें या जहन्नुम में जाएं। गिरिराज ने कहा पत्रकारों के सवाल पर ये बयान और जिस पर विवाद गहराना लाजमी है। खबर है कि महिला ने नौकरी का ऑफर ही ठुकरा दिया।
वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए, 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 वो